नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है पुलिस की जो भारतीय पुलिस बल है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है। भारत और भूटान के संबंध न्यूज में चल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा उनको पढ़ना होगा। प्राकृतिक गैस मूल्य, जो नेचुरल गैस होती है, उसका क्या प्राइस रहना चाहिए। भारतीय की अंतरिक्ष नीति, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, हाइब्रिड सोलर ग्रहण। सबसे पहला है कि भारत में जो विमेन है आईपीएस, यहाँ पर क्योंकि अभी जो है एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसका वो मतलब था कि इंडिया में किस तरीके से जस्टिस का पूरा मापदंड दिया जाता है। तो देखो, जो वो मापदंड है जस्टिस के बारे में, ये सारी चीजें, पुलिस वैकेंसी, वो ये बताता है कि विमेन का कितना यहाँ पर परसेंटेज है। अगर आईएएस आईपीएस की बात करूं तो आईपीएस में बेसिकली कितना वुमेन का परसेंटेज आता है। तो देखिए, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10.5% आती है। इस हिस्सेदारी को 3.3% से बढ़ाने में 15 साल लग गए। पुलिस बल में कितनी महिलाएं होनी चाहिए, इसके लिए अधिकांश राज्यों का अपना एक विशिष्ट कोटा तैयार रहता है। जहां 6 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है। वही बिहार और अरुणाचल, मेघालय इन सब में भिन्न करता है। बिहार में 35% है, बाकी अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा वहां पे 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक का कोटा जो है वो डिफाइंड है। और यहाँ पर केरल और मिजोरम जैसे में कोई व्यवस्था नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में कांस्टेबल स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित 25% रिक्तियों को अधिसूचित किया है। जनवरी 2021 तक देश के 41% पुलिस स्टेशनों में अभी तक महिलाओं के लिए सहायता केंद्र ही नहीं बनाए गए हैं। 9 राज्यों में, मतलब आप देखिए कि ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन मॉडल जो है वो लॉन्च तो बहुत बहुत धूमधाम से किया गया था कि बहुत बढ़िया लेवल पे पूरा बनाएंगे, पर इसकी जो सफलता है वो आज भी उतनी अच्छे से नहीं दिख पाई है। सो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे कि ये लिखा तो गया है पर ये होता नहीं। असल में जो महिला पुलिस ऑफिसर्स है ना, उनकी क्षमताओं को बहुत कम करके आंका जाता है। सम्मान पाने के लिए उन्हें अपने पुरुष सहयोगी की तुलना में अपनी काबिलियत को सामान जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको सामान्य दिखाना और इस प्रकार की चीजें जो है वो ज्यादा की जाती है। एक पुलिसकर्मी उन वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को ना तो सम्मान करता है, ना ही गंभीरता से लेता है, जो किसी मामले या जांच में उनका नेतृत्व कर रही होती है। महिला पुलिसकर्मी के प्रति समाज को अविश्वास के कारण जो है उनको पहले से ही क्या कर दिया जाता है, शत्रुतापूर्ण कार्य में, वातावरण में काम करने में और भी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। और साथ ही साथ पुरुष प्रधान क्षेत्र में काम करने के कारण महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सभी भूमिकाओं को संतुलित करे और पूरे तरीके से निभाएं। और पुलिसिंग को आमतौर पर मर्दाना पेशा के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एक्ट है हमारे, जैसे कि पॉक्सो, घरेलू दुर्व्यवहार होना, बलात्कार होना, ऐसे मामलों में महिला की अधिकारियों की उपस्थिति होने से बहुत फायदा होगा पुरुषों से, क्योंकि महिला जो है ना पुरुषों से ज्यादा धैर्यपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, चिंता, सहिष्णुता, त्याग, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लेस है। तो यहाँ पर महिलाओं जो है उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग करने की संभावना कम होती है, जिसकी वजह से वहां पर थर्ड डिग्री टॉर्चर जैसे अनाचारों पर भी अंकुश जो है वो लगाया जा सकता है। आगे आने वाले समय में अगर महिलाओं की यहाँ पे जो संख्या है वो आगे टाइम पे बढ़ाई जाती है तो पुलिस की जो छवि है वो सुधारने में काफी ज्यादा इसके लिए मदद भी मिलेगी। यौन अपराधों की रिपोर्ट करते समय पीड़ितों को शर्मिंदगी महसूस होती है, खासकर यदि वो न्याय के बारे में चिंतित हो। एक महिला के लिए एक पुरुष अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की चर्चा विशेष रूप से कठिन और भावनात्मक रूप से दर्दनाक हो सकता है यदि किसी पुरुष द्वारा उनका दुर्व्यवहार किया गया हो। समझ सकते हैं सभी इसी चीज को, ट्रॉमा बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी इसके लिए। सरकार ने 2000 में, गृह मंत्रालय ने पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 33% मानदंड को निर्धारण भी किया था। 2013 में गृह मंत्रालय ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला सब इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल की भी पूरी तरीके से सिफारिश की थी कि ये होना चाहिए।
और इस प्रकार से यहाँ पे जांच समिति बनाई जाएगी, वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, महिला केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ पे अलग अलग प्रकार से महिलाओं को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसी चीजें भी सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब सरकार जो है यहाँ पर जैसे बहुत नई नई चीज कर रही है, शौचालय बनाना, क्रच बनाना, ये सब चीजें अगर कर रही है तो सरकार को यहाँ पर भी क्या जरूरत है कि अभी जो पुलिस बल है, मॉडर्न जो हमारी पुलिस फोर्सेस है, उनको मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। जहां स्थायी सुविधाओं का निर्माण संभव ना हो, अस्थायी विकल्पों को चुनना चाहिए। लैंगिक बजटिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को उनके जो भी उनका गृह जिला है वहां पर ये जो है अपने ही होम टाउन में, क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार से महिला अपना घर भी संभाल सकती है, ठीक है। और अधिकारियों सहित पुरुष जो भी पुलिसकर्मी उनके बीच महिला विरोधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पुरुष प्रधान क्षेत्र होता है ना वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि महिला वहां पे सरवाइव कर पाए। तो उसके लिए भी यहाँ पर काफी कोशिशें होनी चाहिए। अगला आर्टिकल है हमारा इंडिया और भूटान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी दोकलाम प्लेटू पे काफी इशू हो गया है। दोकलाम दोकलाम बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर मैं डाल इंक्लूड करना भूल गई, पर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो दोकलाम का रीजन है पूरा, वो अभी फिर से यहाँ पे न्यूज में है। तो क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं आज के समय में तो हमारे भारत और भूटान के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मोदी जी का भी ऐसा कहना है कि अगर किसी भी कंट्री को यहाँ पर भूटान जैसा नेबर मिलता है तो बहुत खुशनसीबी वाली बात है। तो यहाँ पर जो एक ट्रीटी साइन हुई थी, भारत भूटान मैत्री मैत्री संधि 1949 में, जिसके तहत ये पूरे जो रिलेशन है वो बने हुए हैं। भूटान और इंडिया का 699 किलोमीटर का बॉर्डर भी शेयर होता है। साथ में आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के साथ हम जुड़ते हैं। क्योंकि भारत की पॉलिसी भी है एक्ट ईस्ट, पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत हमारा भूटान के साथ काफी अच्छा रिश्ता बनता है। उसके अलावा अगर मैं अभी की बात करूं तो भूटान जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बफर की तरह काम करते हैं। सब समझते हैं ना इस चीज को? और क्यों? क्योंकि जो भूटान है ना वो राजनीतिक रूप से काफी स्थिर है, तो उसके लिए काफी सही चीज है ये। और अस्थिर अगर भूटान होगा तो यहाँ पर हमारे इंडिया में भी आतंकवादी समूह, असुरक्षित आश्रय बनना, ये सब कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। अब अभी हम बात करें कि भाई इंडिया और भूटान के बीच में क्या क्या चीजें हैं जिसपे हम सहयोग कर सकते हैं, तो वो है आर्थिक। सबसे पहला आर्थिक सहयोग में सबसे पहली चीज क्या आती है भाई? तो भूटान जो है, देखो आप जानते हैं कि भारत जो है भूटान को काफी ज्यादा आर्थिक मदद करता है। जैसे वहां के 5 ईयर प्लान्स बनाने से तो भारत ने काफी मदद करी। अवसंरचना में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सब चीजों में काफी ज्यादा मदद करी है। भारत ना केवल भूटान का सबसे बड़ा विकास का भागीदार है, साथ ही साथ वस्तु और सेवाओं में भी काफी बड़ा स्रोत साबित करता है। 2020 में द्विपक्षीय व्यापार के लिए भी भूटान के कुल व्यापार का 82.6% था। देख रहे हो कितना ज्यादा है? कुल निर्यात 90.2%। ठीक है। ज्यादातर हम लोग जो है वहां पर भूटान के अंदर जो है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फॉरेंसिक की चीजें हो गई, फेरोसिलिकन हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब चीजें काफी एक्सपोर्ट करते हैं। और जो भूटान का 5 ईयर प्लान था उसमें भी काफी ज्यादा इंडिया ने मदद करी है। 4500 करोड़ रुपए की यहाँ पे मदद करी है। और उसके अलावा जल विद्युत सहयोग में भी काफी ज्यादा मदद करी है। पारस्परिक रूप से लाभकारी जो है दोनों को करने की कोशिश की है। जल विद्युत क्षेत्र में वहां पे काफी ज्यादा डैम्स का बनाना, डैम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इन सब पैरामीटर्स पे भी इंडिया ने काफी ज्यादा मदद करी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 720 मेगावाट का मांग देचू, ठीक है, पुंगत संचू सेकंड, ये काफी चीजें बनाई गई हैं। साथ ही साथ दोनों देशों ने 10,000 मेगावाट को भी यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात कही थी। बाकी सांस्कृतिक और शैक्षिक की बात करूं मैं यहाँ पर, तो 950 से भी ज्यादा स्कॉलरशिप जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता है भूटानी स्टूडेंट को, चाहे वो मेडिकल में आए, इंजीनियरिंग में आए। 4,000 से ज्यादा भूटानीज भारत की इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे हैं। और इनके अलावा साथ ही साथ रक्षा के विभाग में बात करें तो जो भारत है वही भूटान की सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सैन्य प्रशिक्षण टीम जो है वो तैयार की गई है। और प्रौद्योगिकी में भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया और इसरो ने मिल करके, जो इंडिया के इसरो है और भूटान है, उनकी एक 60 जो सैटेलाइट है, SAT 60 सैटेलाइट का भी यहाँ पर गठन किया है। तो इन सब टेक्नोलॉजी में, इन सब चीजों में काफी अच्छे अमाउंट में इंडिया और भूटान में नई नई चीजें की जा रही हैं।
चैलेंजेस क्या है, वही सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, कई कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिया जो है वो आंतरिक मामलों में दखल देता है, इसलिए भूटानियों के मन में कई बार जो है इंडिया के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि भाई ये हमारे में जबरदस्ती दखल दे रहे हैं। भूटान में ये भावना बढ़ जाती है कि भूटान के जल विद्युत उत्पादन में भारत का विकास स्वहित से प्रेरित है, मतलब उनको लगता है कि अगर ये सारी चीजें जो होंगी उसमें इंडिया को फायदा होगा। तो वहां पर आंतरिक सुरक्षा के भी दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व भूटान के घने जंगलों में आतंकवादी संगठनों द्वारा अवैध स्थापना दोनों देशों के लिए यहाँ पर चिंता का कारण है, ये चीजें भी की जाती हैं। और चुंबी वैली, डोकलाम, ऐसी चीजों में लगातार चाइना जो है यहाँ पर अपने कंट्रोल की बात करता है, चाइना यहाँ पर जो है बोल रहा है। लेकिन दोनों ने यहाँ पर एक बीबीआईएन का इनिशिएटिव, बीबीआईएन क्या चीज है, बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया इनिशिएटिव में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें भूटान ने यहाँ पर काफी चीजें जो है वो मना कर दी थी। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर देखो अनडाउटेडली हम भूटान की बहुत मदद करते हैं, लेकिन फिर भी भूटान की सरकार ने क्या किया है, अगर आप इंडिया से जाते हैं वहां पर घूमने तो आपको 1200 रुपये पर डे पर पर्सन का जो है आपके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, 1200 रुपये का। ये भूटान की सरकार ने क्यों किया है, भूटान की सरकार का ऐसा कहना है कि इस प्रकार इस इन सब चीजों की वजह से भूटान जो जब इंडिया के टूरिस्ट वहां पे आते हैं तो भूटान में बहुत ज्यादा गंदगी फैला के जाते हैं, तो इस प्रकार से 1200 रुपये भी एक टैक्स लगाया गया एनवायरमेंट टैक्स के रूप में। उसके अलावा इंडिया जो है वही है कि इंडिया बिल्कुल यहाँ पर अपने जो है प्रयासों को गतिशील करने की आवश्यकता में लगा हुआ है। भारत को जो है यथासंभव भूटान के आंतरिक मामलों से बाहर रहने का प्रयास करना चाहिए, और एक सिर्फ एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह ही उनको रखना चाहिए। चीन से जो भी सीमा की सुरक्षा जो भी कारण आते हैं उसमें दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पड़ोसी होने के नाते, एक्ट ईस्ट हमारी जो पॉलिसी है उसके नाते आवश्यक ये है कि दोनों देश एक दूसरे के मूल्य को लगातार पहचाने। इसके लिए दोनों पक्षों को यहाँ पर जो भी उच्च स्तरीय के यहाँ पे जो बैठकें होती हैं, उच्च स्तरीय बैठकें क्या होती हैं, जैसे कि हाई लेवल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, हाई लेवल दो की जैसे प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर मिल जाना आपस में, तो उच्च स्तर की जितनी भी मीटिंग्स होती है वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हाई लेवल विजिट्स करने की यहाँ पर आवश्यकता है, जो कि होता भी है पर इसको और ज्यादा फ्लरिश करने की जरूरत है। तीसरा आर्टिकल है हमारा नेचुरल गैस की प्राइसिंग, जो हमारी नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, उसका कैसे मूल्य निर्धारण किया जाएगा। अभी जो हमारी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो है यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो समिति है, उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर जो है इसको नेचुरल गैस की प्राइसिंग की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर जो प्राइस है प्राकृतिक गैस की जो कीमत है वो क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% ही होगा, और मासिक आधार पर इसको अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है। और उपरोक्त तंत्र के माध्यम से किरीट पारिक पैनल द्वारा, एक किरीट पारिक पर्सन है वो यहाँ पर गैस प्राइसेस को डिसाइड करेंगे, जिसमें गैस प्राइसिंग जो है वो $4 से लेकर $6.5 के बीच में ही रखी जाएगी आने वाले 2 सालों के लिए। इतना ही इसको नेचुरल गैस का प्राइसिंग जो है वो रखा जाएगा। ठीक है भाई, क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से ऑयल और गैस का जो प्राइस है, तेल और गैस की जो कीमत है उसमें काफी भारी वृद्धि हुई है, और भारत ने अपनी आवश्यकताओं को 55% जो तरलीकृत है वो किससे पूरा करता है, प्राकृतिक गैस से पूरा करता है। और फिर यहाँ पर अगर कभी भी मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो चालू खाता घाटा जो है वो बढ़ जाता है। उर्वरकों के लिए जो प्रदान की जाने वाली सब्सिडी उसको देखते हुए मूल्य में वृद्धि से सरकार को राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाता है। अगर ये एक तैयार की जाएगी प्रॉपर तरीके से तो फायदा बहुत होगा, क्योंकि एक स्थिर मूल्य निर्धारण व्यवस्था जो है वो काफी अच्छे से सुनिश्चित हो जाती है, एक स्थिर माध्यम जो है वो यहाँ पर हर एक को मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो हमारी प्राकृतिक गैस की खपत होती है उसको भी काफी ज्यादा मतलब बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है कि भाई 2070 तक हम लोगों को क्या करना है, 2070 तक हम लोगों को यहाँ पर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एक काफी बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इससे भारत में गैस की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए भी उपभोक्ता के हित में यहाँ पर बात की जाएगी।
और इससे घरों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस, परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी कमी आ जाएगी, प्राकृतिक गैस का अधिक उत्पादन होगा, गैस आधारित जो अर्थव्यवस्था है उससे हमें यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पर आधारित की इस के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। तो ये था आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जाता है। चौथा आर्टिकल है हम लोगों का इंडिया की स्पेस पॉलिसी। कैबिनेट ने यहाँ पर इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। जो यहाँ पर इंडिया की 2023 की है, ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले ना आपने सुना होगा विक्रम एस करके एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है। विक्रम एस करके जो रॉकेट आया था ना, उसका यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव था विक्रम एस वाले का कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई एक तरीके से भारत में जो है सो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है अलग जो इसरो है वो अपने प्राइवेट को भी मंजूरी दी है। विक्रम एस बनाया गया था प्रारंभ मिशन के तहत, वो मिशन फेल हो गया, बट फिर भी यहाँ पर पहले तक क्या होता था कि सिर्फ पब्लिक पार्टनरशिप थी, इसरो की ही सिर्फ पार्टनरशिप थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि अब पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। उपग्रह, रॉकेट, लॉन्च व्हीकल कुछ भी बनाना है तो यहाँ पर पब्लिक पार्टनरशिप को इंक्लूड करने की भी कोशिश की गई है। इसरो यहाँ पर अब नई टेक्नोलॉजी बनाएगा, नई नई चीजों के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज संभाली जाएगी। इसरो जो है वो तकनीकी और प्रणालियों के विकास पे ध्यान देगा, जबकि दूसरी चीजों के लिए यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो अलग से बनाया जाएगा, ठीक है भाई। ये पॉलिसी जो है भारत की इंडिया में जो इकोनॉमी का शेयर है वो काफी ज्यादा बढ़ाने की बात करती है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को नया इंक्लूड किया जाएगा। इसमें जो स्पेस में क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर काफी अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर ये मतलब एक स्पेस की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन तैयार होगा अगर ये आगे चल के बहुत अच्छे से यहाँ पर किया जाता है तो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। लीगो क्या है? लीगो यहाँ पर लेजर इंफ्रोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, और इंडिया, यहाँ पर दोनों ने जो है यहाँ पर बिल्ड महाराष्ट्र में किया जाएगा। लीगो एक बहुत बड़ा दुनिया का शक्तिशाली वेधशाला है जिसमें गुरुत्वाकर्षण की जो तरंगे हैं उनकी उत्पत्ति को पता लगाने और समझने के लिए प्रकाश और अंतरिक्ष के भौतिक गुणों को उपयोग किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएस जो है यहाँ पर उनके पास एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है लुजियाना और वॉशिंगटन में, जाके 3000 किलोमीटर का वहां पर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी एक लीगो इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लीगो जो है क्या आप लोगों को याद रखना है, ये महाराष्ट्र में बनाई जाएगी, और ये जो है यूएसए की जो लेबोरेटरी है उनके साथ मिलकर के काम करेगी। ये भारत की परमाणु ऊर्जा विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ मिल करके ये काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरी बनाई जाएगी ना, ये लीगो एक लेबोरेटरी, ठीक है, और भी इंस्टीट्यूट भारत के हैं, रमन्ना सेंटर हो गया है ना, और प्लाज्मा रिसर्च का हो गया, इन सब सेंटर्स के साथ मिलकर के काम करेगी। जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी वो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, रिलेटिविटी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इन सब में हेल्प करेगी। अगर मैं ग्रेविटेशनल वेव गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बात करूं तो ये अंतरराष्ट्रीय में एक अदृश्य फिर भी अविश्वसनीय रूप से तेज एक तरंग है। इनकी गति प्रकाश से भी की गति जितनी होती है। तरंगें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निचोड़ती और खींचती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में अपने सामान्य सापेक्षा सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी भी की थी, और आइंस्टाइन द्वारा की गई गणना से ये स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर जो भी ऐसी वस्तुएं होंगी उनका दिक् काल को इस तरह से बाधित करेंगे कि तरंगित दिक् काल की तरंगे स्रोत के रूप में दिशाओं में हर जगह फैल जाएगी। लास्ट आर्टिकल है हमारा हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स जो है यहाँ पर एक 20 अप्रैल को यहाँ पे बताया गया कि होने वाला है, आज से आने वाले 8-9 दिनों बाद। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स वो इवेंट होता है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गतिशील रहती है और एक दूसरे के संक्रमण करती है। हाइब्रिड ग्रहण एक प्रकार का सूर्य ग्रहण है जो केंद्रीय ग्रहण पथ के साथ प्रेक्षक के स्थान के आधार पर एक वलयाकार सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसा ही दिखता है, ठीक है। ये जो है इंडिया में नहीं दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिका यहाँ पे दिखेगा। और जो रिंग ऑफ फायर है ना पैसिफिक ओशन वाले प्रशांत महासागर की, वहां पर ये अच्छा खासा अमाउंट में विजिबल होगा। यहाँ पे साफ सुथरा उस चीज को दिखाई जो है वो देगा उस पूरे रीजन के अंदर।
और इस तरीके से जो पूर्ण सूर्य ग्रह है वो तब होता है जब अर्थ और सन के बीच में मून की छाया आ जाती है। ठीक है। पृथ्वी के पड़ने पर यह चंद्रमा की छाया के केंद्र में मौजूद लोगों को दिखाई देता है। ठीक है। और मौसम की स्थिति अगर ठीक रहती है तो यह जो सूर्य का बाहर वातावरण होता है जिसको कोरोना कहते हैं वहां से भी हम लोगों को ये आराम से विजिबल हो जाता है। ऐसे ही हमारा वलयाकार ग्रहण होता है जब मून जो है चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, इसलिए वह छोटा दिखाई देता है उस समय। ठीक है भाई। और एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। आप पिक्चर देखो, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उस समय वो सूर्य और उनके बीच में आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से हम लोगों के दो क्वेश्चन फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, हमारे दो बढ़िया से क्वेश्चन को जो हम हमेशा आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पर है कि जो यहाँ पर एक्सरसाइज कवच है वो यहाँ पर किस किस के बीच में होती है? देखो, वो भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सबके बीच में होती है। ये अभी शुरू हुई थी और अभी ही खत्म की गई है, जिसके अंदर ये अंडमान निकोबार में ज्यादातर यहाँ पर जो है किया जाता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि ये जो पूरी वीडियो जो यहाँ पर ये इनकी आपस में इनको शेयर करना होता है पूरी तरीके से। क्या शेयर करना होता है इन लोगों को? कि अंडमान और निकोबार की हम लोग किस तरीके से द्वीप समूह को कैसे बचा सकते हैं। द्वीप समूह बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। द्वीप समूह हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है कि इसको हम लोगों को जो है कैसे बचाना है। क्योंकि भारत के अंदर जो सीमा है 7516 की हमारी सीमा है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को अलग से याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर सारी स्टेटमेंट ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हो ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। उसके संदर्भ में क्या है? राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आसाम के काजीरंगा में गज उत्सव का जो है उद्घाटन किया है। और इस परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरुआत किया गया था। तो इस वाले में दोनों ही यहाँ पर सही उत्तर दिए गए हैं। ठीक है भाई, दोनों सही हैं। तो ये आपको पूरे इस प्रकार से इस पूरी वीडियो में याद रखना है। ये सब आपसे सवाल जो है वो किया जा सकता है। पूरा का पूरा हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसको आपने लर्न करना है। धीरे धीरे इसको रिवाइज करते रहिए और जितना हो सके इन चीजों को लर्न कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।